हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डी ब्लॉक के लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, मूविंग along scandium to zinc ionization energy increases but not in regular manner। अब आपको यहाँ बता दें कि जब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन जो है, अगर आपको याद हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, जेड इंक्रीज होता है। अभी यहाँ पर पहली बात यही लगाई जा रही है, यानी न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, एक बात। दूसरा, जो हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग ये लिखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है जब साइज डिक्रीज करता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है जब साइज छोटा होता है। ग्रुप में नीचे जाते हैं, स्केल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, शील्डिंग इफेक्ट यानी हाफ फील्ड, फुल फील्ड, इन सब चीज़ों पर भी वेरिएशन देखने को मिला था जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख रहे थे। लेकिन हम आपको उतने झमेले में नहीं ले आएंगे, आप एक जनरल चीज़ लेकर के चलिए, क्योंकि आयोनाइजेशन के क्वेश्चंस जो आते हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं होता है डी ब्लॉक वाले केमिकल की, जो हम लोग ने इससे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिस्कस किया हुआ। यहाँ पर हम आपको क्योंकि इसमें इतना वेरिएशन कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर कुछ, तो उस तरीके का चीज़ में आपको उलझना नहीं। सीधे मैंने यहाँ लिखा कि मूविंग अलॉन्ग स्कैंडियम टू जिंक आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बट नॉट इन रेगुलर मैनर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करती है, उनकी शील्डिंग भी मैटर करती है, उनकी हाफ फील्ड भी मैटर करती है, उनकी फुल फील्ड भी मैटर करती है। वो सारी चीज़ें मैटर करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको समझाएं कि कॉपर और जिंक में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कॉपर और जिंक का पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लो। ये है 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालो 4s2, इट इज फुल फील्ड, और यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, तो हेयर मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल एंड 4s ऑर्बिटल 4s2। तो इस वजह से आयोनाइजेशन फर्स्ट जो है जिंक मोर देन कॉपर। अब यहाँ आयोनाइजेशन सेकंड पूछा। सेकंड जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करो कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को हटा दो और एक प्लस लगा दो। तो अगर यहाँ पर कॉपर में एक प्लस लगाओगे तो 4s इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है ना इलेक्ट्रॉन रिमूवल s से करते हैं। 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जिंक में भी 4s, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, कॉपर +1 का 3d10 है ना, एक इलेक्ट्रॉन s से हट गया, और जिंक प्लस का 3d10 4s1। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक शेल ज्यादा है, यानी कि ये 4s में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ 3d। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में 4s के रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए कॉपर प्लस वन जिंक +1, यानी कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कि आयोनाइजेशन सेकंड की बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन सेकंड का मतलब 2 प्लस बनाना, तो एक प्लस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट प्लस बनाने में किसमें एनर्जी लगेगी, वही उनका सेकंड आयोनाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए 3d10 में और 4s में यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d10 ऑर्बिटल्स, यानी कि 3d ऑर्बिटल्स में से 10 इलेक्ट्रॉन से। तो जैसे इसलिए आयोनाइजेशन 2 देखिए कॉपर ग्रेटर देन जिंक। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन फिर से हटा दो, तो यहां से s इलेक्ट्रॉन हट जाएगा,
तो ये D10 रह जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, और कॉपर में D10 है तो D9 हो जाएगा। अब यहाँ बताओ किसका ज्यादा होगा, D10 और D9 में इट इज फुल्ली फिल्ड और ये पार्शियली फिल्ड है। हेयर इट इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयोनाइजेशन थर्ड की जब बात करेंगे तो जिंक की आयोनाइजेशन थर्ड कॉपर से ज्यादा होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन देख करके आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब उसी तरह क्रोमियम में भी देखिए 3d5 4s1, मैग्नीज का 3d5 4s2। अब आपको मालूम है यहाँ हाफ फील्ड यहाँ फुल फील्ड है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, इस वजह से आयोनाइजेशन फर्स्ट जो होगा वो मैग्नीज का क्रोमियम से ज्यादा हो जाएगा। अब उसी तरीके से आयोनाइजेशन सेकंड, यानी दोनों पर एक एक प्लस लगा दो, तो जैसे ही प्लस लगाओगे तो क्रोमियम में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मैग्नीज में 3d5 4s1 आएगा। अब फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी इनके रेस्पेक्ट में, इसलिए क्रोमियम का जब सेकंड देखा जाएगा तो क्रोमियम सेकंड ग्रेटर देन मैग्नीज। आयोनाइजेशन थर्ड में फिर से देखिए Cr+2 Mn+2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो 3d4 हो जाएगा और यहाँ से 3d5। तो अब इन दोनों में आप बता सकते हैं कि इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर हाफ फील्ड है और ये वाले केमिकल पार्शियली फील्ड है, तो हियर मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन थर्ड की जो वैल्यू होगी मैग्नीज की क्रोमियम से ज्यादा हो जाएगी। तो ये आयोनाइजेशन का जो वेरिएशन है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। वैसे अगर आपको आयोनाइजेशन से रिलेटेड पूरी चीज समझनी है तो आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला रिवाइज कर लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। खैर, अब देखिए 3d to 4d, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्केल यानी ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या होता है कि इन ग्रुप साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन कम होगा। तो आपको मालूम है ना कि नीचे आने पर साइज बढ़ता, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कम होगा। लेकिन मैंने फिर से लिखा है नॉट इन रेगुलर मैनर, क्योंकि मैंने कहा है कि सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हम लोग को पूरे 4D 5D की सारी केमिकल की आयोनाइजेशन का वेरिएशन हम लोग से नहीं पूछेंगे हर केमिकल्स का, तो हमने यहाँ पर लिखा नॉट इन रेगुलर मैनर, यानी कि 3D to 4D आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज तो करेगी लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा। लेकिन 4D से 5D में जब आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी Z की वजह से, देखिए यहाँ पर साइज नहीं लगाया क्योंकि आपको मालूम है कि 4D 5D में साइज तो इनका कांस्टेंट था, ऑलमोस्ट इक्वल। तो साइज जब इक्वल है तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल हो जाएगा साइज? तो फिर मैंने कहा कि नहीं, साइज के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी मैटर करेगा। हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाएं। जिरकोनियम ले लेते हैं और हॉफनियम ले लेते हैं। ये 4D केमिकल है और ये 5D, 40 एंड 72। अब चलो यहाँ पर मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, जब दोनों की साइज अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो आप खुद बताइए मुझे कि यहाँ पर साइज दोनों का इक्वल है, लेकिन ये 72 प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है और ये 40, तो ज्यादा न्यूक्लियस किसका पावरफुल है, इसका ना। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो हेयर हॉफनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जिरकोनियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। फिर से बता दें, दो चीज रखी हुई है, दोनों की साइज इक्वल है, लेकिन जिसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा वो ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो ज्यादा खींचेगा तो आपको इनके अगेंस्ट वर्क करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो इलेक्ट्रॉन जब हटाएंगे तो जिसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन हटाने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी।
इस केस में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 4d से 5d में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ आपको आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लोग 4d से 5d में आते हैं, भले ही वहां पर नीचे जो है जाने पर साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज यानी कि ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4d टू 5d आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर बढ़ जाएगा। अब हम इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, उस पर डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because they are held together by strong metallic bonds with significant covalent character। ठीक है, अब यहाँ मेटालिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे आपको बता दें कि एस ब्लॉक से और डी ब्लॉक से अगर कंपेयर करेंगे, दोनों मेटल हैं, तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो डी ब्लॉक की ज्यादा होगी, एस ब्लॉक की कम होगी। अब क्यों ऐसा होगा, तो ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मतलब क्या होता है कि एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में देखिएगा, एस की जब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखा था तो उसमें एस के पीछे पी कंप्लीटली फिल्ड था। डी ब्लॉक में जब आओगे तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो है NH2 N-1 D1 N-1 D2 N-1 D3, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में बढ़ेंगे उतने ज्यादा वो दूसरे अपने जैसे दूसरे एटम को खींचेंगे, यानी कि उनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम को अपने साथ बाइंड करने में बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक से काफी ज्यादा होती है। तो आगे हम लोग उसी चीज को देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वही बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3d5। अब 3d5 से क्या होगा, तो देखिए एक एटम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मालूम है 1 2 3 4 एंड 5। अब आप यहां 3d5 4s2 4s1, अब आप देख सकते हो कि इनके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्रोमियम के साथ भी ओवरलैपिंग करके, यानी कि इन डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें तो एस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, अगर आप S1 की ही बात करें, चलो मान लेते हैं ग्रुप 1 की, आप अल्केली मेटल की बात करते हैं, ये तो कॉमन है, लेकिन देखिए इतने इनके पास एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन है जो एस ब्लॉक वाले केमिकल में नहीं था। तो इस वजह से हम लोग को ये कहना होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं जो एटम को बाइंड करने में मदद करते हैं, यानी एटम को बहुत स्ट्रांगली अपने साथ बाइंड करके रखते हैं। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखे आ गया। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, the melting and boiling point increase with increase in the number of unpaired electrons। अब आपको हम दिखाते हैं कि किसकी किसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2 3D5 4s1। क्रोमियम का एक्सेप्शनल है, जैसा आपको मालूम 3D5 4s2 3D6 4s2 3D7 4s2 3D8 4s2 3D10 4s1, इनका भी एक्सेप्शन है 3D10 4s2। अब आप देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2, अनपेयर्ड 3, अनपेयर्ड 5 + 1 6, अनपेयर्ड 5, अनपेयर्ड जैसा हम लोग ने कोऑर्डिनेशन में देखा हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालने के लिए D6 को अरेंज करूंगा तो 4 अनपेयर्ड आएगा, 7 वाले में 3 आएगा, 8 वाले में 2, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 0। तो अगर हम ऊपर वाले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि डी ब्लॉक मेंबर की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उन हिसाब से देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस साइड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस साइड बढ़ रहा, फिर यहां से फिर देखिए कम होता जा रहा। तो एक जनरल बात अगर आप बोलोगे कि यहां पर हम बोले कि इस जगह पर, अगर हम फिलहाल 3D की ही बात कर रहे हैं, तो इस जगह पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही देखा जाता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही वैरी करता है, तो उन हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाने पर स्कैंडियम टू क्रोमियम जैसे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा। जब हम लोग आगे चलते हैं यानी कि फेरस कोबाल्ट निकेल और इस साइड, तो यहां से देखिए क्या है कि इस तरफ जो है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं घटता हुआ दिख रहा, यहां पर 0 आ गया। एक बात आपको यहां पर बता दें कि अगर इनमें सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा तो किसका होगा, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा, जिंक का, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनमें एक बात क्लियर हो गया कि 3D सीरीज का एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप नाम ले लेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका, जिंक का, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और हमने कहा है कि जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेंथ इसका आता है बॉन्ड का, यानी कि जो बॉन्ड में एटम को बाइंड करके रखता है, वो रिस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गया इसका। अब उसके बाद हाईएस्ट किसका होगा, तो यहां आ गया क्रोमियम का। दो चीज क्लियर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो आपसे ये दो क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम से तुरंत ही जवाब दे देंगे कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो आपने नाम ले लिया क्रोमियम का। सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिंक का। यहां तक बात समझ में आ गया आपको। अब चलो आगे चलते हैं। यहां उसी को मैंने एक्सप्लेन किया, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम। देखिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी हमने दिखाया कि बढ़ते हुए, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यहां से दिखाया था मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हुए इधर से, तो आपने है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। एक बीच में मैग्नीज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया कि इनका क्या, इनके पास अनपेयर्ड भी तो 5 है। अब इनके बारे में ही पूरी कहानी लिखी हुई है, उसको समझिएगा। मैग्नीज दरअसल एक्सेप्शनली कम मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, उन्हीं के बारे में यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है। मैग्नीज हैविंग exceptionally low melting point due to stable half filled 3D5 and fully filled 4s2 configuration। पहली बात ये कि अभी कॉन्फ़िगरेशन देखा भी है कि 3D5 4s2 है। Due to stable electronic configuration, the participation of electrons less in bonding, so its metallic bond is much weaker than the other elements like titanium, vanadium, chromium, iron। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल है
कि अभी हम आपको एस ब्लॉक से जब कंपेयर कर रहे थे तो एक बात आपसे कह रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है कि डी ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेशन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से बढ़ता है। यहां पर अब एक बात आ गई कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से बढ़ता है तो मैग्नीज की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप मेंबर में, यानी कि यहां पर तो कम हो रहा है, यहां भी कम हो गया, यानी जो कि स्कैंडियम टाइटेनियम वगैरह जो केमिकल है उनसे भी कम मेल्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है। क्या वजह है? तो आपको यहां पर बता दें कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना जरूरी है। जितने अनपेयर्ड होंगे उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पर भी अनपेयर्ड ज्यादा है तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर इस तरफ बढ़ रहा, यहाँ इस तरफ बढ़ा तो आ रहा है। ये सब कुछ ठीक है। मैग्नीज के लिए क्या है कि उनके पास D5 तो है, लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 की वजह से उनका पार्टिसिपेशन बॉन्ड में हो ही नहीं रहा है। जब वो बॉन्ड में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो उनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फायदा ही नहीं है, यानी पार्टिसिपेशन होगा ना। जब मैंने कहा ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एटम को होल्ड करके रखेगा, लेकिन जब ये इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो उसका बॉन्ड दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो इनमें कहा जाता है कि इनका बॉन्ड क्यों नहीं बनता, तो इसमें दो वजह बताते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं कि हाफ फिल्ड है तो न्यूक्लियस जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ टाइटली खींचा हुआ होता है, जिनका पार्टिसिपेशन या डिलोकलाइजेशन इन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, यानी कि वो न्यूक्लियस की तरफ इतने तरफ खींचे हुए होते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक तो ये। दूसरी बात यहाँ पर कहा जाता है कि इस वजह से पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से इनकी दूसरी रीजन दिया था कि इट इज ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनकी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्डिंग है, यानी कि एटम का जो अरेंजमेंट है वो उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है जैसा बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। तो आप दो रीजन बताएंगे। यहाँ पहला रीजन बता देंगे कि इट इज ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर and it is due to less participation of 3d5 electrons। तो ये दो मेन वजह है जिसकी वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट बाकियों से कम होती है। अब यहाँ पर एक चीज लिखा है नेक्स्ट में, एक और चीज, जिंक कैडमियम और Hg हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये क्लियर है। अब थोड़ा सा एक ग्राफ से समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। 3D सीरीज में टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसी में मैग्नीज का पार्टिसिपेशन आपने कम कहा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब आगे चलो, आगे देखिए क्रोमियम फैमिली 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, तो 4D सीरीज में उसी ग्रुप का मेंबर मॉलिब्डेनम का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और 5D सीरीज में भी उसी ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इससे एक चीज क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, तो क्रोमियम, और लोएस्ट में किसका नाम दे दोगे? जिंक का नाम दे दोगे। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 4D सीरीज मॉलिब्डेनम, तो इसके ऊपर कौन सा हो गया? लोएस्ट में किसका नाम दे दोगे? कैडमियम का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 5D सीरीज टंगस्टन, तो लोएस्ट में किसका नाम दे दोगे? Hg का। ये तो हो गया हाईएस्ट और लोएस्ट। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि मैग्नीज का 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम है, तो सेम उसी तरीके से मैग्नीज का 4D सीरीज में भी क्रोमियम वाले ही ऊपर यानी मॉलिब्डेनम से कम होगा और उसी के नीचे यानी टिक्टेनियम और उसी के नीचे रेनियम है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी टंगस्टन से कम होगा। तो ये कुछ वेरिएशन था जिसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में हाईएस्ट याद रखिएगा और मैग्नीज फैमिली जो है हाईएस्ट वाले से नीचे होगा, यानी मॉलिब्डेनम वाले में टिक्टेनियम हो गया, टंगस्टन में रेनियम होगा और क्रोमियम में मैग्नीज होगा।
अब मैंने यहाँ पर 3D 4D 5D का जो वेरिएशन लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इस तरफ इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे जाने पर वेरिएशन में न्यूक्लियर चार्ज मैटर करेगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो एटम को और ज़्यादा खींचेगा। यानी कि इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 3D 4D 5D में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का हो जाएगा। अब हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा दें कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैग्नीज का आपने कम तो बोल दिया, किससे कम? तो देखिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम में क्रोमियम ज्यादा है। मैग्नीज देखिए नीचे आ रहा, तो नीचे जाने के बाद यहां देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यहां तक इनको छोड़ दो तो मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज की कम तो है, तो कितने लोगों से कम? तो आप यहां देखिएगा कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इतने से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। ज्यादा किससे होती है? कॉपर और जिंक से। मतलब यहाँ पर मैग्नीज के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने से इतना नुकसान होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी कम होती है। इतना कम होती है कि अनपेयर्ड 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, यहाँ उसके बाद 3 वाले, तो सबसे यहाँ पर दिखाया गया कि कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जब हम लोग ऑर्डर पूछेंगे तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा और बॉइलिंग पॉइंट वो 3D सीरीज में क्रोमियम का होगा और लोएस्ट किसका होगा? जिंक का। तो आज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिस्कस कर रहे थे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे जो है इसकी बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा 3D सीरीज या 4D डी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा उलझिएगा नहीं। आपको बहुत सारे केमिस्ट्री में जितना, जैसे कि 40 ईयर्स के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वेरिएशन नॉर्मल है। इतना नहीं कि इतना बढ़ता घटता, उतना आपसे PhD नहीं करना उसमें। सिंपल वे में जैसे मैंने अभी दिखाया कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज होता है, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस था जो मैंने मैग्नीज का और क्रोमियम का दिखा दिया कि मैग्नीज का क्रोमियम से ज़्यादा है फर्स्ट आयनेशन, और जिंक और कॉपर में जिंक का ज़्यादा है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हुए। उसके बाद 3D से 4D में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि 3D से 4D में साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन कम होगा। 4D से 5D में जब पहुंचते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में हम लोग अभी बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा जो है हम लोग ने क्रोमियम का कहा, और उसी सीरीज में हम लोगों ने नेक्स्ट में जिंक का सबसे कम बताया। 4D सीरीज में हम लोग ने मॉलिब्डेनम को ज़्यादा बताया, और उसके बाद कैडमियम को सबसे कम बताया। 5D सीरीज में हम लोगों ने टंगस्टन को ज़्यादा बताया और Hg को कम बताया। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ देखा कि 3D 4D 5D में जो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसके बाद एक और चीज़ बताया हम लोग से एक और चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया कि मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में सबसे कम होती है, क्योंकि उनके 3D 5 के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन बॉन्ड में कम होता है, या इट इज़ ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बस इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके।